हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ैक स्टडी प्लैनेट। बेटा आज हम सभी क्या पढ़ने वाले हैं? ऐसे निबंध। ओके, आज हम सभी निबंध पढ़ेंगे, वो भी हिंदी में। क्या पढ़ेंगे बेटा? ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ता खतरा। तो सबसे पहले हम हेडिंग के लिए तैयार कर लेंगे, रूपरेखा एक तैयार कर लेंगे कि हमें कौन कौन सी हेडिंग डालनी है। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक उन्नति द्वारा लाभ के साथ हानि, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ, कारण व समस्याएं, रोकथाम के उपाय और समाप्ति। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा हम सभी। मनुष्य ने विज्ञान के माध्यम से जहां एक ओर सुख सुविधाओं के सभी साधन जुटाए हैं, वहीं दूसरी ओर इसने अपने चारों ओर फैले प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण को बहुत क्या पहुंचाया बेटा? हानि। क्या पहुंचाई है? हानि। ओके, प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति होने के कारण मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। वैज्ञानिकों का मानना है, यानी साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि है क्या ये। तो बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, भूमंडलीय वातावरण का तापमान बढ़ता जा रहा है, यानी गर्मी बढ़ती जा रही है। यही है ग्लोबल वार्मिंग। तापमान क्यों बढ़ रहा है? इसके क्या खतरे हो सकते हैं? इन सभी प्रश्नों पर समूचे विश्व के हजारों वैज्ञानिक विचार और शोध कर रहे हैं। आगे चलते हैं बेटा, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ रहा हो। कह रहे हैं, मनुष्य ने वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रयोग यदि सोच समझकर किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अंधाधुंध उद्योगों की स्थापना, उनकी चिमनियों से निकलने वाली गैसें, पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वृक्षों की कटाई आदि इस समस्या को और विकट बनाते जा रहे हैं। दिन के समय सूर्य की किरणें धरती को गर्माती है, बिल्कुल। रात होने पर यही गर्मी वापस वायुमंडल में चली जाती है। थोड़ी गर्मी को हमारा वायुमंडल रोक लेता है, जिसके कारण धरती पर जीवन संभव है। परंतु बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। यही सूर्य के गर्मी को वापस जाने से रोकती है। इसी के कारण भूमंडल का तापमान बढ़ता जा रहा है। ओजोन की परत सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या हो रहा है बेटा? पृथ्वी के बीच में कवच की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? कवच की तरह काम करती है। बढ़ते प्रदूषण से उसी परत में छेद कर दिया जाता है। भूमंडलीय तापमान बढ़ने से ध्रुवीय क्षेत्रों, हिमनदों तथा पहाड़ों की बर्फ तेजी से पिघल रही है ना? इससे महासागरों के जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऋतु चक्र में भी बदलाव आ रहा है। साथ ही सर्दी में अधिक सर्दी, गर्मी में अधिक गर्मी तथा बेमौसम की बरसात और तूफान आ रहे हैं। ओके बेटा, ये सारी चीजें तो हम सभी समझते हैं, बट इसको रोका कैसे जाए? इस समस्या के समाधान के लिए हम सभी को एकजुट होकर कदम बढ़ाने होंगे। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ा सके। बेटा आप सबको पता है कि जितने भी ट्रीज, पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनका खाना क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और बदले में वो हमें क्या देते हैं बेटा? शुद्ध प्योर ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं जिसमें। ओके, धुआं निकालने वाली मशीनों का प्रयोग बंद करके प्राकृतिक गैसों जैसे सीएनजी, सौर ऊर्जा आदि से चलने वाले उपकरणों का अधिक प्रयोग करना होगा। आगे चलते हैं बेटा। कह रहे हैं, यदि प्रत्येक मनुष्य इस दिशा में एक एक कदम बढ़ाए तो इस खतरे को समाप्त किया जा सकता है। समुदाय को जागरूक और सचेत बनाना होगा तथा प्रदूषण के बचने के लिए प्राकृतिक संसाधनों तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के दुरुपयोग पर रोक लगानी होगी। तो अब हम क्या लिखेंगे लास्ट में बेटा? सुंदर सी राइटिंग में ब्लैक पेन से, आओ मिलकर बढ़ाएं हाथ, आओ मिलकर बढ़ाएं हाथ, धरती स्वर्ग बन जाए। यदि मिले हम एक
दूसरे का साथ, यदि मिले हमें एक दूसरे का साथ। इस तरीके के कोटेशन आप लिख सकते हैं और बहुत खूबसूरती के साथ बेटा आप इसे लिख सकते हैं। आप सभी ने समझा कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? लो फिर आया गणतंत्रता दिवस। 26 जनवरी हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अब हम मनाने वाले भी हैं, हम जनवरी में हैं, जनवरी 2021 में। ओके बेटा, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी एक रूपरेखा तैयार करेंगे। ये जो सामने हेडिंग डालेंगे, हेडिंग वाइज आप लिखो तो ऐसे ज़्यादा अच्छा दिखता है, निबंध ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो बेटा आप सबको पता है, चलिए शुरू करते हैं कि भारत में 2 प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, यानी फेस्टिवल मनाए जाते हैं, धार्मिक त्योहार तथा राष्ट्रीय त्योहार। सभी धर्मों के अपने अपने त्योहार होते हैं, परंतु राष्ट्रीय त्योहार सारा देश मिलकर मनाता है। भारत में 3 राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस तथा गांधी जयंती। हम सभी इसे बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सभी त्योहारों का अपना अपना महत्व है। गणतंत्र दिवस अपना विशेष महत्व रखता है। आगे चलते हैं बेटा, कह रहे हैं 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, यानी आज़ादी प्राप्त की थी। इस दिन हम सभी क्या हुए थे बेटा? ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों के हाथ से हमें आज़ादी मिली थी, हम उनके चंगुल से निकल चुके थे। परंतु हमें अधिकार नहीं दिए गए थे, क्योंकि हमारा कोई संविधान नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई लॉज नहीं था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन पूरे देश में हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसमें भारत के नागरिकों को अधिकार व कर्तव्य प्रदान किए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस संविधान निर्माता कमेटी के अध्यक्ष थे। आप सबने एसएसटी में पढ़ा होगा। तब से हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से उत्साह से मनाते हैं। अब ये देखिए, ब्लैक पेन से आप क्या लिखेंगे बेटा कि 26 यानी 26 जनवरी का त्योहार लाया खुशियाँ संग अपार, जाने हमने कर्तव्य हमारे और मिले कुछ अधिकार। आगे चलते हैं बेटा, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 26 जनवरी को संपूर्ण देश में यह गर्व से मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में यह त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है। प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वजा फहराते हैं तथा परेड की सलामी देते हैं। इस दिवस पर अन्य किसी देश के राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, यानी इनवाइट किया जाता है। देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है तथा विभिन्न राज्यों की झांकियां दिखाई जाती हैं। बेटा जो नहीं पहुंच पाता वो सब टीवी पर लाइव दिखाया जाता है, हम सभी घर बैठकर ये सारी झांकियां देखते हैं। परेड में तीनों सेनाओं, अर्धसैनिक बल, एनसीसी, पुलिस आदि के जवानों की टुकड़ियां राजपथ पर राष्ट्रपति को सलामी देते हुए लाल किले तक जाती है। ठीक बेटा, उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा आप सबको बहुत अच्छे से। ओके, कह रहे हैं विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं रंगारंग कार्यक्रम प्रदर्शित करते हैं। बहादुर बालक बालिकाओं को विशेष सवारी पर बिठाकर लाया जाता है। भूतपूर्व सैनिक भी परेड में भाग लेते हैं। अंत में वायुसेना के विमान अपने कर्तव्य दिखाते हैं। इस प्रकार यह समारोह धूमधाम एवं उल्लास के साथ संपन्न होता है। गणतंत्र दिवस का उत्सव 26 जनवरी से आरंभ होता है तथा 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के साथ समाप्त होता है। इन दिनों राष्ट्रपति भवन तथा सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। देश के विभिन्न प्रांतों से हजारों की संख्या में लोग इस समारोह को देखने दिल्ली आते हैं। इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है, इस दिन छुट्टी होती है। हम सभी टीवी पर बैठ के लाइव देखते हैं पूरा प्रोग्राम को, सारे प्रोग्राम को। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस देशवासियों का क्या है बेटा? क्या बोला मैंने? देशवासियों को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की
भी याद दिलाता है कि यह त्योहार राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए तथा देश का सम्मान करना चाहिए। यही इस त्योहार का संदेश है। यानी फिर आप ब्लैक पेन से सुंदर सुंदर सी राइटिंग में क्या लिखेंगे बेटा कि जिसको ना निज गौरव ना निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। यानी बेटा कह रहे हैं जिस इंसान के अंदर अपने देश के प्रति गौरव ना हो, अभिमान ना हो, इज्जत ना हो, वह इंसान ही नहीं है, वो पशु के बराबर है, जानवर है, बिल्कुल मरे हुए के समान है ना बेटा। बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो गणतंत्र दिवस का, अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम दूसरा पढ़ेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के बारे में हम जानेंगे। बेटा ये अक्सर करके पूछ लिया जाता है, तो हम सभी इसके बारे में अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम एक अच्छी सी रूपरेखा तैयार करेंगे, यानी हेडिंग के साथ हमें लिखना है। ठीक है बेटा। आधुनिक काल में अंतरिक्ष अनुसंधान प्रत्येक देश के लिए अनिवार्य बन गया है। यदि कोई देश विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है तो उसे अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ना ही होगा। कहाँ से जुड़ना होगा बेटा? अनुसंधान से जुड़ना ही होगा। ठीक। इसी श्रृंखला में भारत ने भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की। संक्षेप में इसे इसरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? इसरो कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। कह रहे इसका मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? सबको पता है भाई। इसका मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में है। इस संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रक्षेपण यानी भू प्रणालियों का विकास शामिल है। 1969 में स्थापित, 1969 में क्या बेटा? स्थापित इसरो के लिए तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय समिति, ये है इसका फुल फॉर्म, की स्थापना स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से 1962 में की गई। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। आगे चलते हैं। कह रहे हैं यह नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बन गया, जिससे कक्षा में इसरो ने बाद में 2 अन्य रॉकेट विकसित किए। ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रक्षेपण यान को PSLV, क्या बोलेंगे? PSLV। और भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV। जनवरी 2014 में इसरो ने सफलतापूर्वक GSAT-14 के एक GSLV-D5 प्रक्षेपण में एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया, जो अपने आप में स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। इसरो ने चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चंद्रयान 1 भेजा और 22 अक्टूबर यानी 22 अक्टूबर 2008 को मंगल ग्रह की परिक्रमा के लिए मंगल ऑर्बिटर मिशन बनाया। क्या बनाया था बेटा? कौन सा मिशन बनाया था? ये ऑर्बिटर मिशन बनाया, जो मंगल ग्रह की कक्षा 24 सितंबर 2014 को अपने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया और इस प्रकार भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राष्ट्र बन गया। आगे चलते हैं बेटा। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। दुनिया के साथ ही एशिया में पहली बार में ही अंतरिक्ष में उपग्रह को सफलतापूर्वक मंगलयान की कक्षा तक पहुंचाने के मामले में इसरो चौथे स्थान पर रहा। भविष्य की योजनाओं में बाहरी उपक्रम के प्रक्षेपण के लिए GSLV-M के 3 का विकास, एक पुनः
प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, एक सौर मिशन अंतरिक्ष यान का विकास आदि शामिल है। इसरो को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए साल 2014 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के लगभग एक वर्ष बाद इसे 29 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट के रूप में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की। कह रहे हैं अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी इसरो द्वारा 104 सैटेलाइट का प्रक्षेपण एक साथ करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV ने 15 फरवरी 2017 को श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से एक एकल मिशन में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इन 104 उपग्रहों में से 104 में से भारत के 3 विदेशों के 101 सैटेलाइट शामिल थे। भारत एक रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर इस तरह का इतिहास रचने वाला पहला देश बन गया। अपने हिंदुस्तान पे तो गर्व करना चाहिए हमें इसरो की क्षमताओं व योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास है। वह समय दूर नहीं जब इसरो इसी प्रकार नए इतिहास रचकर भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान की दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंचा देगा। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं बेटा किसकी तरफ, स्वच्छता अभियान की तरफ। स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा लक्ष्य बन चुका है कि हमें अपने भारत को क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की संस्कृति अपने प्रारंभ से ही पवित्रता एवं शुद्धता पर बल देती रही है, परंतु वर्तमान में देखें तो भारत में स्वच्छता का अभाव दिखाई देता है। कुछ वर्षों पहले इंटरनेशनल हाइजीन काउंसिल ने अपने सर्वेक्षण में भारत को अस्वच्छ देशों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा। ये तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारा देश साफ सफाई के मामले में पिछड़ा हुआ क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पे हर कोई ये सोचता है ना कि अरे कोई साफ ही कर देगा। जब जैसे एक घर का कोई एक बंदा सफाई करता है तो घर साफ नहीं रह पाता जब तक सब घर के सभी मेंबर मिलकर घर को साफ न रखें। घर वही साफ रहता है जहाँ पे घर का हर मेंबर घर की सफाई में हिस्सा लेता है। कोई एक बंदा घर साफ नहीं रख सकता बेटा। ठीक उसी तरह अगर हमें अपने देश में स्वच्छता है चाहिए, सफाई चाहिए, तो देश के सभी सदस्यों को मिल करके अपने देश को स्वच्छ बनाना होगा और हम ये कर सकते हैं। हमारे देश की इसमें बेइज्जती होती है अगर कोई दूसरा देश का कोई बंदा आता है और बोलता है छी इंडिया में कितनी गंदगी है, तो ये बहुत गलत बात होती है ना बेटा। आप सभी बच्चे मिलकर हम अपने देश को स्वच्छ बना सकते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आप पर निर्भर करती है ना बेटा। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गांधी के द्वारा देखा गया था, जिसके संदर्भ में गांधी जी ने कहा था स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल उनके अपने समय में वो देश की गरीबी और गंदगी से अच्छी तरह अवगत थे। इसी वजह से उन्होंने अपने देश को क्या बोला बेटा? उन्होंने अपने देश की गरीबी और गंदगी से अच्छी तरह अवगत थे। ठीक इसी वजह से उन्होंने अपने देश को साकार करने के लिए अनेक प्रयास किए। अपने स्वच्छ भारत के सपने के बारे में उन्होंने, और ध्यान से देखेंगे बच्चे आप सभी, कहा कि निर्मलता और स्वच्छता दोनों ही स्वस्थ और शांति पूर्ण जीवन का अनिवार्य भाग है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत आजादी के 17 साल बाद भी इन दोनों लक्ष्यों से काफी पीछे है। भारत सरकार पूरी गंभीरता से भारत की सोच को मूर्त पूर्व देने के लिए देश के सभी लोगों को इस मिशन से जोड़ने का प्रयास कर रही है। ये बेटा प्रयास तो नहीं होना चाहिए ना, बल्कि हम लोगों के अंदर इतनी सफाई होनी चाहिए कि हम अपने आसपास चारों तरफ साफ सुथरा रख सकें। इसी तरह से एक घर, एक गांव, देश पूरा साफ सुथरा रह सकता है। कह रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान है। इसका लक्ष्य 2019 तक भारत को पूर्ण स्वच्छ
बनाना है। इसके अंतर्गत स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने का प्रयास किया गया है। यह मिशन 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145 यानी 145 जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आरंभ किया गया था। ओके बेटा, आगे चलते हैं। 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 2019 बापू के 150वें जन्म दिवस का पूरी करने का लक्ष्य रखा गया। भारत के शहरी विकास तथा पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के तहत इस अभियान को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया। आगे चलते हैं बेटा। अपने उद्देश्य की प्राप्ति तक भारत में इस मिशन की कार्यवाही निरंतर चलती रहनी चाहिए। अपने भौतिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक कल्याण के लिए भारत के लोगों में इसका एहसास होना बेहद आवश्यक है। यदि नीचे कुछ बिंदु उल्लेखित किए जा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता को दिखाते हुए। हर घर में शौचालय हो तथा खुले में शौच की प्रवृत्ति समाप्त हो। हाथ से की जाने वाली साफ सफाई की व्यवस्था को जड़ से समाप्त करना आवश्यक है। नगर निगम के कचरे का पुनर्चक्रण तथा दोबारा इस्तेमाल, सुरक्षित निपटान, वैज्ञानिक तरीके से मल प्रबंधन को लागू करना अनिवार्य है। स्वास्थ्य के प्रति देशवासियों की सोच और स्वभाव में परिवर्तन लाना और साफ सफाई की स्वास्थ्यकर प्रक्रियाओं का पालन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में जागरूकता का निर्माण करना तथा सामान्य लोगों को स्वास्थ्य से जोड़ना। आगे चलते हैं बेटा। कह रहे हैं भारत को स्वच्छ और हरियाली युक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। इस अभियान को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। आगे चलते हैं बेटा। अब कह रहे हैं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य हर नगर में ठोस कचरा प्रबंधन सहित लगभग सभी घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना है। सामुदायिक शौचालय के निर्माण की योजना आवासीय क्षेत्रों में की गई है, जहां पर व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की उपलब्धता मुश्किल है। इसी तरह बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता हेतु सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना इस अभियान का लक्ष्य है। साथ ही खुले में शौच की प्रवृत्ति को समाप्त करना, खुले हाथों से मल प्रबंध की प्रथा समाप्त करना तथा लोगों की सोच बदलना इसमें शामिल है। आगे चलते हैं बेटा। ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा अभियान है जिसमें ग्रामीण भारत में स्वच्छ कार्यक्रम को अमल में लाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ बनाने के लिए 1999 में भारत सरकार द्वारा इससे पहले निर्मल भारत अभियान की स्थापना की गई थी, लेकिन अब इसका पुनर्गठन स्वच्छ भारत अभियान यानी ग्रामीण के रूप में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को खुले में शौच करने की मजबूरी से रोकना है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति की भागीदारी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का लक्ष्य है। आगे चलते हैं बच्चे। कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के लिए लोगों को प्रेरित करना, साफ सफाई की जरूरी सुविधाओं को निरंतर उपलब्ध कराने के लिए पंचायती राज संस्थान समुदाय और लोगों को प्रेरित करते रहना, ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और द्रव कचरा प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान देना तथा उन्नत पर्यावरणीय साफ सफाई व्यवस्था का विकास करना जो समुदाय द्वारा प्रबंधनीय हो, ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर साफ सफाई और पारिस्थितिक सुरक्षा को प्रोत्साहित करना। आगे चलते हैं बेटा। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान, क्या बोला यहाँ पे? स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाया गया है और इसका उद्देश्य स्कूलों में स्वच्छता लाना है। इस कार्यक्रम के तहत अनेक क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं, जैसे विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, इससे संबंधित भारत
संबंधित महात्मा गांधी की शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान के विषय पर चर्चा, स्वच्छता क्रियाकलाप, विद्यालय परिसर में सफाई, महान व्यक्तियों के योगदान पर भाषण, निबंध लेखन प्रतियोगिता, कला, फिल्मी चित्रकारी तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता पर नाटक मंचन आदि। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो। यदि भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े कार्य सुचारू रूप से कार्यान्वित होते रहे तो निश्चय ही भारत स्वच्छता का वह रूप पालेगा जिसका स्वप्न महात्मा गांधी ने देखा था। उम्मीद करती हूँ बेटा हम सभी अपने भारत को स्वच्छ रखने में कामयाब होंगे और खूब मेहनत करेंगे। और बेटा आप सबको जितने भी मैंने अभी निबंध बताए आप सभी इसे अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे, ठीक है। और बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ओके बाय।